नमस्कार सभी साथियों का मैं अभिषेक आप सभी साथियों का मेरे चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ इजराइल, हमास एंड पैलेस्टीन। हम जानेंगे कि इजराइल कैसे बना, कैसे वो अस्तित्व में आया, इजराइल क्या है, इजराइल कहाँ पर स्थित है, और फिर हम जानेंगे हमास ग्रुप क्या है, इसे आतंकवादी ग्रुप का क्यों कहा जाता है, और फिर हम जानेंगे पैलेस्टीन के बारे में। इजराइल में जो लोग रहते हैं उन्हें जैविश कहा जाता है, उनका जुडाइज्म रिलीजन वो फॉलो करते हैं, उन्हें हिंदी में यहूदी कहा जाता है। और वहाँ पे रहने वाले लोगों की डेमोग्राफी कुछ इस प्रकार है। 74% वहाँ पर जैविश लोग रहते हैं जो यहूदी धर्म को फॉलो करते हैं। 18% लोग जो मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं जो मुसलमान कहलाते हैं, और 2% क्रिश्चियनिटी भी वहाँ पर अस्तित्व में है। इजराइल के अंदर कभी कभार मतलब उस देश के अंदर कभी कभार झगड़े होते हैं ना, तो उनका कारण यही है कि जैविश और मुस्लिम लोगों के बीच कई बार छोटी मोटी झड़पें वहां पर होती रहती हैं। इजराइल बनने की कहानी बहुत पुरानी है, यह आज से हजारों साल पुरानी है। धर्म के नाम पर जितना खून खराबा, मैं कहता हूँ अगर किसी धर्म के लोगों ने देखा ना, तो वो जैविश लोगों ने देखा। उन्होंने बहुत बुरा समय अपने जीवन काल में देखा है, और जितना बुरा समय उन्होंने देखा शायद ही हजारों सालों में धर्म के नाम पर किसी और ने देखा। कहा जाता है ईसा मसीह भी जैविश धर्म के थे, वे भी एक जैविश फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उनका ही अपना एक धर्म था, सिद्धांत था, पद था, इसलिए उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की थी जिसे ईसाई धर्म कहा जाता है। ईसाई लोगों को लगा कि यहूदी लोग ईसा मसीह का क्रूसिफाइड करना चाहते हैं, तो ईसाई लोगों ने जैविश लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। जैविश के लिए अभी बुरे दिन आए नहीं थे, अभी उनके लिए सबसे बुरे दिन उनकी लाइफ टाइम के आने अभी बाकी थे, जो आए सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 के टाइम में, जब जर्मन की पावर हिटलर के हाथ में आ जाती है, और हिटलर की नाज़ी सेना ने लगभग 60 लाख जैविश लोगों का कत्लेआम कर दिया। 30 लाख लोगों को पोलैंड में मारा जाता है, जिसे द होलोकॉस्ट ऑफ पोलैंड भी कहा जाता है, और 10 लाख जैविश लोगों को गैस चैम्बर के अंदर मार दिया जाता है। उन्हें गैस चैम्बर के अंदर पहले इकट्ठा किया जाता है और एक जहरीली गैस छोड़कर जैविश लोगों को मार दिया जाता है। सबसे फेमस कंसंट्रेशन कैंप है, ये काम कंसंट्रेशन कैंप में किया जाता था, उसका नाम था ओशविच जगह का नाम था, और ये जर्मन ऑक्युपाइड पोलैंड में पड़ती थी। पोलैंड की ज़मीन जो जर्मन ने कब्जे में कर रखी थी, और इसको आज के समय में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1979 के टाइम में दे दिया था। इस समय यूरोप के जब इतना अत्याचार उन लोगों पर हुआ, जैविश लोगों पर हुआ, तो इस समय यूरोप के सभी जैविश लोग यूरोप छोड़कर बाहर भागने लगे, और उन्होंने जगह ली अमेरिका और पैलेस्टीन में, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया था कि यहाँ कोई अपना नहीं है, सब लोग उनको मार रहे थे। आपको बता दें कि यूरोप छोड़कर अमेरिका जाने वालों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे। और आप सभी लोगों ने 10th क्लास में द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक स्टोरी तो पढ़ी ही होगी, और वो लड़की भी जर्मन की हिटलर से ही परेशान थी, और वो भी एनी फ्रैंक भी एक यहूदी ही थी, इसलिए उसे भी कंसंट्रेशन कैंप या छुप कर रहना पड़ता था, क्योंकि अगर वो जर्मन सेना के हाथ में अगर एक बार लग गई तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। यहीं जैविश लोगों को लगने लगा था कि उन्हें भी एक अलग देश चाहिए होगा, इसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते। अगर उन्हें सरवाइव करना है आगे जिंदगी में, तो उन्हें भी एक अपना खुद का देश चाहिएगा, और यही विचार एक आंदोलन में बदल गया जिसे जियोनिज्म मूवमेंट कहा गया। जियोनिज्म मूवमेंट से अवगत कराया था थियोडर हर्जल ने, जो एक जैविश जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल जियोनिज्म कहा जाता है। जैविश का सबसे पहला एक्सोडस 1881 में हुआ था। इसी दशक के करीब लगभग 25,000 जैविश लोग ने पैलेस्टीन के करीब यानी पैलेस्टीन की जगह पर रुक किया था। और जब ये यहाँ पर आ रहे थे तो पैलेस्टीन में झगड़े, जो वहाँ के वासियों ने इनको क्यों नहीं रोका, क्योंकि उस टाइम पर जगह बहुत ज़्यादा थी, और हर जगह चारों तरफ इतना विकसित नहीं था, और जगह बहुत ज़्यादा होने के कारण ये भी वहाँ पर सेटल हो गए थे। अब आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहूदियों ने प्लान किया तो पैलेस्टीन में किया, पृथ्वी पे जगह तो और भी बहुत सारी, लेकिन उन्होंने यहीं प्लान क्यों किया? यहाँ प्लान करने का उनका मुख्य कारण था जेरूशलम, जो इजराइल की आज के टाइम पर कैपिटल है। यह जैविश के लिए सबसे पवित्र स्थल है, इसीलिए जैविश लोगों ने, यहूदियों ने
जो अपना पलायन था वो जेरूसलम की तरफ किया। और जेरूसलम के साथ साथ ये दो धर्मों के लिए और ज़्यादा पवित्र है। मुसलमानों की ये तीसरी सबसे पवित्र जगह है। मक्का और मदीना के बाद थर्ड नंबर पर यही आती है। और ईसाइयों की भी पवित्र जगह यही मानी जाती है। तो तीनों धर्मों के लिए ये सबसे पवित्र जगह है। अब पैलेस्टीन और इजराइल के लोगों को इस ज़मीन पर रहते रहते बहुत ज़्यादा समय बीतने लग गया था। और धीरे धीरे इजराइल लोगों ने अपनी एक मांग शुरू कर दी कि उन्हें अपना एक अलग देश चाहिए इजराइल के नाम से। और फ़िलिस्तीनियों ने भी ये मांग शुरू कर दी कि हमें भी फ़िलिस्तीन के नाम से एक नया देश चाहिए। पैलेस्टीन पर पहले कब्जा ओटोमन साम्राज्य का 1517 से रहा। और फिर ये कब्जा धीरे धीरे ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कब्जा लिया था 1917 में। और जैसे जैसे इजराइलियों की मांग और ज़्यादा तेज़ हो गई तो ब्रिटेन को वहाँ से निकलना पड़ा। ब्रिटेन वहाँ से निकल भागा। ब्रिटेन के पास पार्टीशन का कोई प्लान नहीं था। ब्रिटेन ने सारा प्लान यूएन असेंबली के हाथ में छोड़ दिया, यूएन के हाथ में छोड़ दिया और वहाँ से निकल भागा। यूएन ने 27 नवंबर 1947 को पार्टीशन प्लान के साथ वोटिंग कराई। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा रिजोल्यूशन 181 पर वोट कराई। तो जो यूएन के फेवर में कि भाई पार्टीशन होना चाहिए, उसके फेवर में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा रिजोल्यूशन 181 पर वोटिंग कराई। तो फेवर में 33 वोट आई और अगेंस्ट 13 वोट आई, एब्सटेन रहे 10। क्योंकि यूएन चाहता था कि इस पे वोटिंग हो जाए कि वहाँ पर पार्टीशन होना चाहिए, इजराइल को देश बनाना चाहिए, जिसमें भारत ने अगेंस्ट में वोट की थी। यही एक टाइम है मुझे लगता है जहाँ पर भारत ने इजराइल के अगेंस्ट वोट किए हो। इसमें पैलेस्टीन के हाथ में कुल भूमि का 45% हिस्सा 45% हिस्सा पैलेस्टीन के हाथ में आया और 55% हिस्सा इजराइल के हाथ में आया। यहाँ पर पैलेस्टीन को गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक और गोलन हाइट में 3 पार्ट में डिवाइड किया। आप जैसे मैप में देख भी रहे होंगे हिस्सा आया। और जो जेरूशलेम कैपिटल थी उसको इंटरनेशनली मतलब रूल के हिसाब से चलाया जाएगा, यानी कि उसको यूएन को दे दिया गया कि भाई यहाँ पर तीनों धर्मों के लोग रहते तो इसको इंटरनेशनल रूल इस पे लागू होंगे। और इजराइल ने अपने आप को 14 मई 1948 को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया और अपना पहला प्रधानमंत्री चुना, डेविड बेन गुरियोन को। इजराइल की करेंसी बनी न्यू इजरायली शेकेल और इजराइल की लैंग्वेज बनी हिब्रू। इजराइल के लोग हिब्रू भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इजराइल ने अपने आप को आज़ाद देश घोषित किया तो अरब देशों के कुल 5 देशों ने मिलकर इस पर हमला कर दिया। वे सोचते थे कि भाई पैलेस्टीन तो कोई मतलब इजराइल तो कोई देश ही नहीं है, इजराइल तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उन 5 देशों ने मिलकर इस पे हमला कर दिया। युद्ध कुल 1 साल तक चला और अंत में बाजी अपने अस्तित्व को बचाने की इजराइल ने जीत ली, क्योंकि इजराइल को पता था कि अगर वे हार गए तो उनका सफाया इस पूरी पृथ्वी से हो जाएगा। अब पैलेस्टीन इस युद्ध का बहुत बड़ा नुकसान पैलेस्टीन लोगों को हुआ। पैलेस्टीन अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गया और युद्ध के परिणाम स्वरूप गाजा स्ट्रिप पर कब्जा मिस्र का हो गया और वेस्ट बैंक पर कब्जा जॉर्डन के हाथ में चला गया। और पैलेस्टीन के लोग वहां पे थे वे रिफ्यूजी बनना पड़ा उनको, और इसे ही पैलेस्टीन एक्सोडस कहा जाता है। और यहीं से स्थापना हुई पीएलओ की, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शुरुआत में मकसद था कि हथियारों के दम पर इजराइल पर कब्जा करना है, इजराइल का नामो निशान यहाँ से मिटा देना है। अब तक इस समय तक पीएलओ को, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक आतंकवादी संगठन माना जाता था, मतलब 1948 तक, क्योंकि इसका अस्तित्व अभी आया है युद्ध हारने के बाद। फिर 1967 में सेकंड अरब इजरायली वॉर हुई और इस समय तक इजराइल काफी पावरफुल हो चुका था। उसने यह युद्ध मात्र 6 दिनों में जीत लिया था। युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल ने मिस्र के बहुत बड़े भाग पर सिनाई पेनिनसुला पर अपना कब्जा कर लिया और साथ ही वेस्ट बैंक, जिस पर पहले जॉर्डन का कब्जा था, और गाजा स्ट्रिप, जिस पर पहले इजिप्ट का कब्जा था, और गोलन हाइट को भी अपने कब्जे में ले लिया। बस पैलेस्टीनियन लोगों के लिए राहत की बात एक ये थी कि पीएलओ, जिसका नाम था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, को यूएन ने पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइजेशन दे दी थी और उनको पैलेस्टीनियन लोगों के हक की बात करने का जिम्मा मिल गया था। इजराइल ने जो मिस्र की भूमि पर कब्जा किया था सिनाई पेनिनसुला पर, वो नीति उसकी काम कर गई और मिस्र उससे पीस टॉक करने के लिए राजी हो गया। मिस्र ने इजराइल से सन 1979 में पीस टॉक करने के लिए मान गया और मिस्र
अरब देशों में पहला ऐसा देश बना जो इजराइल को कंट्री के रूप में मान्यता दे देता है। इसी पीस टॉक के कारण, क्योंकि मिस्र ने इजराइल को भाई देश का दर्जा दे दिया था, तो इजराइल ने भी उसे सिनाई पेनिनसुला को मिस्र को सौंप दिया। इसी पीस टॉक के कारण इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। यहीं एक बार हमको लगा था कि भाई हाँ, ये मुद्दा सोल्व हो सकता है, लेकिन जो इजिप्ट के कुछ कट्टरपंथी लोग थे, उनको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनको लगा कि ये तो इजराइल से बात कर रहा है, उस कंट्री को रिकॉग्नाइजेशन कर रहा है, उस कंट्री को बता रहा है, बोल रहा है कि हाँ भाई, हम इसको देश मानते हैं, हम तो इसका अस्तित्व ही खत्म करना चाहते हैं, और ये हमारे प्रेसिडेंट है कि इनको देश का दर्जा दे रहे हैं। तो इसी बात से चिढ़कर कट्टरपंथियों ने इनका 6 अक्टूबर 1981 को असैसिनेशन कर दिया। और जो लगता था कि हाँ भाई, अब इजराइल भी और यहाँ पर शांति छा जाएगी, और वहां पर एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे। इजराइल और अरब देशों के बीच में बैटल तो तीसरी भी हुई थी, थर्ड बैटल, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी ज्यादा कुछ नहीं बदला, उसमें भी इजराइल की ही जीत हुई थी। अब जो 1967 से 80 तक का दशक था, जो टाइम पीरियड था, जिसमें क्योंकि 67 में सेकंड अरब इजराइल वॉर हुआ और इजराइल इसको जीत गया था, और उसके हाथ में काफी बहुत बड़ा भूभाग लग गया था। तो इजराइल ने क्या किया, जो वेस्ट बैंक में था, अपने लोगों को वहां पर बसाना शुरू कर दिया, जिसमें सरकार का भी हाथ था। कुछ लोग वहां पर पक्की नेशनलिटी की वजह से, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की वजह से वहां पर जा रहे थे, वहां पर रहने लग गए थे अपना मकान बनाकर। और कुछ को सरकार ने लालच दे दिया, हम तुम्हें सस्ते घर देंगे और तुम वहां पर बस जाओ, और वहां पर लोग बसने लग गए। और ये संख्या लाखों में थी, क्योंकि इजराइल के लोग जाके वेस्ट बैंक में सेटलमेंट बना रहे थे, और सरकार ने जहां पर बहुत ज्यादा सेटलमेंट हो गए थे, उनके चारों तरफ से बाउंड्री कर दी थी और चार दीवारी भी बना दी, जिससे भाई उन लोगों को, इजराइल के लोगों को सुरक्षा प्रदान हो सके। अब वहां पर पक्के मकान बन चुके थे, और ये एक आगे जाके फ्यूचर में बहुत बड़ी समस्या बनेगी। और 1992 के करीब इजराइल को अच्छे प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, जिनका नाम होता है यित्ज़हाक रबीन। यित्ज़हाक रबीन नाम के प्राइम मिनिस्टर बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए इजराइल के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद पीएलओ को नहीं रिकॉग्नाइजेशन दे दी थी कि भाई ये पैलेस्टीन लोगों के रूप में, उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पीएलओ के लोग हमसे बात करेंगे, और ये चाहते थे कि जो पैलेस्टीन है उनके लिए भी एक अलग देश हो। और फिर सबसे इन्हीं प्राइम मिनिस्टर की वजह से सबसे महत्वपूर्ण समझौता 1993 में ओस्लो अकॉर्ड होता है, जिसमें फिलिस्तीन को देश के लिए दर्जा दिया जाता है और एक पॉलिसी अपनाई जाती है, जिसे तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। एरिया ए में सीधा जो कब्जा रहेगा, मतलब जिनकी सरकार होगी वो पैलेस्टीन की होगी। एरिया बी में पैलेस्टीन प्लस इजराइल दोनों मिलकर वहां पर काम करेंगे। एरिया सी में केवल इजराइल होगा। अब आप सोच सकते हो कि 1948 के समझौते की बात दूर, यहाँ पर एक नया ही इतिहास रचा जा रहा था। इस समझौते के लिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रबीन और पैलेस्टीन के चेयरमैन यस्सीर अरफात उनका नाम था, उनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है 1994 में। लेकिन इजराइल के कुछ कट्टरपंथियों को यित्ज़हाक रबीन से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि इजराइल को, पैलेस्टीन को देश देना है क्यों, हम तो उससे पूरा वेस्ट बैंक और वो लेना चाहते हैं। तो इसी चीज से खफा होकर कट्टरपंथियों ने एक रैली के दौरान तेल अवीव में भी रैली हो रही थी, 4 नवंबर 1995 को यिगिल आमिर नाम के आदमी ने ब्रेटा नामक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से 3 राउंड फायर किए, जिसमें 2 राउंड रबीन को लगे और वे मारे गए। और ये पीस टॉक यहाँ पे खत्म हुई। एक टाइम पर लगता था कि पैलेस्टीन और इजराइल आप एक दूसरे में बहुत करीब आ गए और इनमें दोस्ती बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये फिर एक बार दुश्मनी में बदल। इसी तरह दूसरे पक्ष के लोग, फिलिस्तीन के कट्टरपंथी लोग भी पीएलओ से खुश नहीं थे, और इसी नाखुशी के कारण इन्होंने 1987 में हमास ग्रुप बनाया, जो हथियारों के बल पर इजराइल को विश्व के नक्शे से मिटाना चाहता था। हमास ग्रुप कहता है कि पीएलओ तो बहुत पोलाइट हो गई है इजराइल के प्रति, हम तो इजराइल को विश्व के नक्शे से ही मिटाना चाहते हैं और आप सभी लोग हमको ज्वाइन कीजिए। इसलिए 1987 में हमास ग्रुप बना। शुरुआत में हमास ग्रुप ने चुनाव से बहिष्कार किया, जो पैलेस्तीन में चुनाव होते थे, लेकिन 2006 में हुए चुनाव में बहुत ही छोटे मार्जिन से हमास ने जीत हासिल की और हमास ने 74 वोट
हासिल 74 सीटें हासिल की। और पीएलओ की पार्टी, जो पीएलओ की पॉलिटिकल पार्टी थी फतह, उसने 45 सीटें प्राप्त की और हमास ने सरकार पैलेस्तीन में बना ली। लेकिन 2007 में पैलेस्तीन में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध किस में छिड़ा भाई? पीएलओ और हमास के बीच में, जिसे बैटल ऑफ गाजा कहा जाता है। और इसी बैटल का फायदा उठाकर हमास ने गाजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर सरकार बन गई गाजा में सरकार बन गई हमास की, और वेस्ट बैंक में सरकार बन गई पीएलओ की। अब यहीं पर टर्निंग पॉइंट ये है कि जितने भी हमले आज के समय में इजराइल पर होते हैं वो सभी गाजा स्ट्रिप से होते हैं, वेस्ट बैंक से नहीं होते। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हम ऐसे ही आने वाले अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।